हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का समाधान ट्यूटोरियल्स पे। मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हो वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का सीरीज। और आज है हमारा सेकंड लेक्चर। हम लोग सेकंड ईयर का एक लेक्चर हम लोग पहले कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं घर्षण के बारे में, है ना, घर्षण और स्नेहन के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि घर्षण क्या होता है, घर्षण के प्रकार कितने हैं और उसके एक प्रकार स्थैतिक घर्षण के कॉन्सेप्ट को हमने जाना था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम लोग जो गतिज घर्षण है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोज जो हैं आपको समय समय पे मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सिलेबस। तो देखिए, इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। हमने हमारा ये सिलेबस है सेकेंड ईयर का, है ना, इतनी ही चीज़ें केवल पढ़नी है आपको। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखे थे घर्षण क्या होता है। घर्षण के तीन प्रकार हम लोग देखे थे, स्थैतिक, गतिज और जो लोटनिक घर्षण है ना, इसको हमने देखा था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्थैतिक घर्षण जो है आपको अगर समझना है तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, है ना। हमने क्या देखा था कि एक न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है उसके अनुसार बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। एक कॉन्सेप्ट आपको अलग से बताया गया है कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था क्या कि अगर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान अगर m है तो उस पे पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल जो होता है वो होता है mg। ठीक है, और जहां g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, जो ज़्यादातर कंडीशन में हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं और कुछ कंडीशन में हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अगर आप फीट पर सेकेंड स्क्वायर लेना चाहें तो कई बार एक आध समय ऐसा भी आएगा जब आपको फीट पर सेकेंड स्क्वायर की ज़रूरत होगी और उस कंडीशन में आप इसको 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। उसके बाद हमने देखा क्या कि एक सतह पर अगर कोई वस्तु रखा गया है तो वो वस्तु क्या करता है, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल जो भी उस पर लग रहा है उसके बराबर बल उस सतह पर आरोपित करता है और उसके बदले में वो सतह उस पर अभिलंब बल लगाता है जिसको हम लोग एन से लिखते हैं, है ना। और चूंकि ये वस्तु सतह पे विराम अवस्था में है ना, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, mg और n का मान जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। ये हमने देखा था। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर एक सतह पे रखा हुआ है और उसका द्रव्यमान अगर m है तो वो mg बल उस पर लगाएगा और उसके बदले में वो सतह अभिलंब बल n के बराबर फोर्स लगाएगा और दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये देखा था जैसे एक क्वेश्चन है कि 5 kg के वस्तु का वजन ज्ञात करना है, तो ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक पृथ्वी की सतह पे एक वस्तु रखा हुआ है, तो पृथ्वी इस पे कितना बल लगाएगी ये हमने पहले देख चुका है ना। आप अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये आज का वीडियो जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। और छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स रखे जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं ताकि आप लोग को इजी हो कॉन्सेप्ट को समझने में और ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था घर्षण गुणांक क्या होता है। ठीक है, घर्षण गुणांक को हम लोग लिखते हैं म्यू से और एस अगर लगा दिए तो वो स्थैतिक घर्षण गुणांक है और के अगर लिखा हुआ है तो वो गतिज घर्षण गुणांक है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि कोई भी अगर वस्तु पे अधिकतम जो लगने वाला बल का घर्षण बल का मान जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। स्थैतिक घर्षण अधिकतम कितना लगेगा, एफ एस मैक्स के बराबर लगता है और इसका मान जो होता है वो म्यू एस एन के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना सारा हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था। आज इस पे क्या करने वाले हैं, हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए कि एक सतह है ना, ये वाला सतह है और इस पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का,
है ना, और उस पे एक बल लगाया गया है इधर F, है ना। उस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा क्या कि बताइए कि इस पे घर्षण बल कितना लगेगा। ठीक, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे क्या, देखिए आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला ये है, चाहे जो भी पूछा जाए उसमें आपको क्या करना है, जैसे पूछेगा क्या कि एक वस्तु है जो एक सतह पे रखी गई है। मान लीजिए कि एक सतह है ना, इस पे हमने क्या रखा, एक वस्तु को रखा, है ना। इस ब्लॉक के द्वारा हम लोग दिखा रहे हैं इस वस्तु को, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पे पूछेगा कि बताइए, है ना, इसका मास है, द्रव्यमान है m, और इस पे कोई बल लग रहा है, मान लीजिए कि F बल इस पे लग रहा है ना, ये बाहरी बल कोई लग रहा है। तो पूछिएगा बताइए इस वस्तु पे घर्षण बल जो लगेगा ना उसका मान क्या होगा। ठीक है, इस वस्तु पे लगने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये वस्तु गति करेगी कि नहीं करेगी, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि जो अधिकतम घर्षण बल लग सकता है ना किसी दो सतह के बीच, उसका मान होता है क्या, एफ एस मैक्स से लिखते हैं हम लोग, है ना। एस स्थैतिक घर्षण गुणांक को दिखाता है और इसका मान होता है क्या, म्यू एस एन के बराबर होता है। तो सबसे पहले किसी भी कंडीशन में अगर आपको घर्षण बल का मान पूछा जा रहा है, आपको पहले से नहीं पता है कि ये जो घर्षण बल लगेगा ना वो स्थैतिक घर्षण होगा कि गतिज घर्षण होगा, है ना। स्थैतिक घर्षण तब लगता है जब वस्तु पे बल लग रहा है लेकिन वस्तु जो है ना वो गति नहीं कर रही है ना, तो उस कंडीशन में स्थैतिक घर्षण लगता है। और गतिज घर्षण तब काम करता है जब वस्तु गति कर रही है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो अधिकतम घर्षण बल लग सकता है उसका मान निकालेंगे, है ना। अधिकतम कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ऐसे जो गतिज घर्षण होता है वो हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, तो अधिकतम जो स्थैतिक घर्षण होगा ना वो उसका मान इतना होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर इतना अधिकतम लग सकता है तो अगर ये वाला बल इससे ज्यादा है ना, अगर F का मान जो है इससे ज्यादा है तो क्या होगा, तो इसमें वस्तु जो है ना वो गतिशील हो जाएगी, है ना। वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, और उस समय आपको फिर गतिज घर्षण का मान निकालना होगा। अगर F का मान क्या है, छोटा है एफ एस मैक्स से, तो उस कंडीशन में वस्तु जो है ना वो गतिशील नहीं होगी। वस्तु क्या होगा, गति जो है वो नहीं करेगी। और नहीं करेगी अगर गति, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो बल है ना उसका मान कितना है। जितना इस बल का मान होगा ना उतना ही घर्षण बल इस पे लगेगा, है ना। जो स्थैतिक घर्षण होता है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने वाला होता है। मान लीजिए कि इस सतह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वस्तु रखे हैं और इस सतह पे इन दोनों के बीच जो है ना अधिकतम 10 न्यूटन बल लगाया जा सकता है, घर्षण बल। ठीक है, और हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, इधर बाहर से कोई बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन। उस कंडीशन में ना घर्षण बल इधर की ओर लगेगा वो 5 न्यूटन ही लगेगा। अगर हम लोग इसको बढ़ा के क्या कर दिए, इसको बढ़ा के अगर हम लोग 8 न्यूटन कर देते हैं मान लीजिए, है ना। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि घर्षण बल, ये बाहरी जो बल है उसका मान 8 न्यूटन कर दे रहे हैं, तो घर्षण बल भी 8 न्यूटन हो जाएगा। ये ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इधर वाला बल जो बाहरी बल है वो 10 न्यूटन से ज्यादा ना हो जाए। 10 न्यूटन तक ये एडजस्ट करेगा, है ना। घर्षण बल क्या करेगा, 10 न्यूटन तक जो बाहरी बल लगेगा उस
उतना ही इधर वापस लगा सकता है, क्योंकि इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 10 न्यूटन तक है। तो 10 न्यूटन जब तक इधर बल नहीं हो जाता तब तक ये एडजस्ट होके इस बल के बराबर विपरीत दिशा में बल लगाता रहेगा। ठीक है, और वस्तु को गतिशील होने से रोकेगा, है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे ही 10 न्यूटन ये पहुंचा, बस उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा हुआ कि ये अब गति करना शुरू करेगा, और उस कंडीशन में अब जैसे ही गतिशील हो गया तो दोनों सतहों के बीच अब जो है स्थैतिक घर्षण का कॉन्सेप्ट नहीं होके अब ये गतिज घर्षण का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलिए उससे हम लोग शायद ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 केजी के एक वस्तु पर, है ना, 10 केजी है, 10 केजी के एक वस्तु पर 10 केजी की एक वस्तु पे 20 न्यूटन का बल चित्र के अनुसार लगाया गया है ना, मतलब क्षैतिज दिशा में लगाया गया है, आपको चित्र दिया हुआ है। यदि सतह का घर्षण गुणांक 0.3 हो, और ये किस घर्षण गुणांक की बात हो रही है, स्थैतिक घर्षण गुणांक की, है ना, ऐसे यहाँ पे लिखा है तो वो ज्यादा बेहतर है ना। दोनों सतहों के बीच क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान है 0.3। तो वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, मैं फिर से बता दूं, 10 केजी का ये वस्तु है, इस सतह पे रखा हुआ है, दोनों के बीच घर्षण गुणांक का मान 0.3 है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का ना। बाहर से इस पे 20 न्यूटन बल लगा है, तो बताइए कि घर्षण बल कितना लगेगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ना इस ब्लॉक को बनाते हैं, जो भी हमारा ब्लॉक है ना, इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम चूंकि एफबीडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग उस सतह पे लगने वाले ना सारे बाहरी बलों को जो है हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ से इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा, और दूसरा जो ये बल लगाएगा, है ना, सतह ऊपर की ओर, वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इधर की ओर F लग रहा है, और इधर की ओर क्या लगेगा, ये हमारा घर्षण बल लगेगा। इसको हम लोग छोटे f से लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन में आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, अगर डिटेल तो आप लोग को सॉल्व करना नहीं है, तो मैं शॉर्टकट में ही बना देता हूं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस दिशा में क्या हो जाएगा, n जो होगा ना वो mg के बराबर होगा, है ना, क्योंकि सतह इस दिशा में गति नहीं कर रही है, क्योंकि सतह क्या कर रही है, इस दिशा में गति नहीं कर रही है, इस दिशा में, है ना। तो n क्या होगा, हमेशा mg के बराबर होगा। m का वैल्यू है 10 और g का वैल्यू है 9.8, तो ये हो जाएगा कितना, 98 न्यूटन। इतना क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन का मान हुआ। अब क्या होता है, हम लोग निकालेंगे क्या, एफ एस मैक्स का वैल्यू निकालेंगे, अधिकतम जो घर्षण लग सकता है उसका मान हम लोग निकालेंगे। तो ये इसका मान क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, ये फॉर्मूला है। म्यू एस का वैल्यू है 0.3 इंटू कितना है, 98। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 98/10, है ना, 294 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 29.4 न्यूटन, है ना। मतलब ये है कि सतह जो है वो अधिकतम इतना जो है बल लगा सकती है ना, विपरीत दिशा में अधिकतम इतना बल लगा सकती है। इधर की ओर कितना बल लग रहा है, एफ कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। एफ कितना दिया हुआ है, हमारे पास 20 न्यूटन दिया हुआ है, क्योंकि, है ना, सिंस क्या है, एफ का मान जो है ना वो क्या है, एफ एस मैक्स से ना छोटा है ना, इससे इस बल से इसका मान छोटा है, तो इधर अधिकतम घर्षण इतना लग सकता है ना, इतना 29.4 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, है ना। तो 20 न्यूटन तो आराम से ये इधर से क्या कर सकता है, लग सकता है। तो उस कंडीशन में जब भी F का मान अधिकतम मान से कम होना, तो उस कंडीशन में घर्षण बल कितना लगेगा, जितना बल है उतना ही लगेगा, है ना। इसलिए
क्या हो जाएगा, सतह पर लगने वाले घर्षण बल का मान ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए उतना ही हम लोग कवर करेंगे ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गतिज घर्षण के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, गतिज घर्षण का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें वो कब अप्लाई होगा, गतिज घर्षण, और इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें हम लोग को क्या क्या जानना है। देखिए, जब दो सतह एक के बीच क्या होता है, गति होने लगता है ना, अपेक्षिक गति होने लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि घर्षण के कारण उसका गति का विरोध किया जाता है। जैसे आप देखिएगा क्या, जैसे टायर जो है वो घिस जाता है ना, जब रोड पे चलता है तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से गतिज घर्षण के कारण हो रहा है। ऐसे प्रिसाइजली बोला जाए तो वो लोटनी घर्षण है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में मिक्स फॉर्म है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, जब एक सतह दूसरे पे चलने लगती है तो उस कंडीशन में कौन सा घर्षण बल काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण काम करता है ना। तो देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि फिर से क्या है, एक सतह है और उस पे हमने क्या किया कि एक ब्लॉक रख दिया और इस पे इतना बल लगा रहे हैं कि ये सतह जो है इस पे खिसकने लगी। तो उस कंडीशन में इस पे जो बल, यहाँ पे इसके गति के विरोध करने वाला जो बल लगेगा उसको हम लोग लिखते हैं एफ के से, है ना। एफ के जो है ये गतिज घर्षण को दिखाता है ना। एफ एस जो है वो स्थैतिक घर्षण को दिखाता है और एफ के जो है ना वो गतिज घर्षण को दिखाता है। ठीक है, तो गतिज घर्षण को ये दिखाया। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा क्या, सतह के लिए ना म्यू एस का मान जो होता है ना, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान अलग होता है और गतिज घर्षण के समय उसका गुणांक अलग होता है ना। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा ना सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो गति करने वाला है ना, तो आपको म्यू एस और म्यू के दोनों का मान दिया जाए, है ना। मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक का भी मान देगा और गतिज घर्षण गुणांक का भी मान आपको दिया जाएगा और आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके बताना होगा, है ना। तो देखिए गतिज घर्षण में क्या होता है, एफ के का जो, जैसे आप देखें स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, एफ एस का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर होता है और म्यू एस एन के बराबर होता है। वैसे ही एफ के का मान जो होता है ना वो म्यू के एन के बराबर होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और ये तभी काम करेगा जब वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते क्या है, एक प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में। तो हम लोग करते हैं क्या, चलिए पिछले वाले क्वेश्चन को में ही हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर हम लोग उसी क्वेश्चन को बनाते हैं। इस बार जो है
देखिए ये है हमारा सतह और इस पे एक वस्तु रखा हुआ है, फिर से ये 10 kg का ही है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है वो है मान लीजिए 0.2। ठीक है, इस बार हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं कितना, इस पे बल लगा रहे हैं हम लोग 40 न्यूटन। और आपसे पूछा जाएगा क्या कि बताइए कि घर्षण बल जो है वो कितना इस पे लग रहा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या, इसमें फिर से वही कंडीशन है। सॉल्यूशन करने का तरीका हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे की ओर क्या बनेगा, mg, ऊपर की ओर लगेगा हमारा n, इधर की ओर हमारा F लग रहा है और इधर की ओर हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इसको हम लोग F से लिख रहे हैं, हमको नहीं पता है कि कौन सा फोर्स लगेगा, स्थैतिक घर्षण लगेगा कि गतिज घर्षण लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं n बराबर क्या होगा, mg के बराबर होगा। तो mg का हमने वैल्यू निकाला था कितना, 10 इंटू 9.8, तो ये हो गया कितना 98 न्यूटन जो है इस पे क्या हो रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया लग रही है। कई जगह पे इसको आर से लिखा जाता है, तो आप जो भी है लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, एफ एस मैक्स का वैल्यू निकालेंगे ना। जो गतिज घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है, उसका जो अधिकतम मान जिसको हम लोग सीमांत घर्षण भी कहते हैं, है ना, उसका मान निकालेंगे। और इसका मान क्या होगा, म्यू एस एन के बराबर आता है। तो अभी हमने निकाला था पिछले में कितना, 0.3 इंटू 98 अगर करते हैं तो 29.4 न्यूटन ये लग सकता है। तो देख रहे हैं क्या कि अधिकतम जो घर्षण बल इधर की ओर लग सकता है ना, वो 29.4 न्यूटन ही है ना। तो इस कंडीशन में सिंस, क्योंकि क्या है, एफ एस मैक्स का जो मान है वो कितना है, वो है हमारा, वो छोटा है बाहरी बल से, इसलिए वस्तु क्या करेगी, वस्तु गति करेगी, वस्तु गति करेगी। जैसे ही वस्तु गति करेगी, है ना, वैसे ही यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, गतिज घर्षण काम करना लगेगा, है ना। इसलिए वस्तु पर लगने वाला गतिज घर्षण, वस्तु पर लगने वाला गतिज घर्षण, इसका मान हो जाएगा कितना, एफ के का मान क्या होता है, म्यू के इंटू एन, है ना। म्यू के का वैल्यू दिया है 0.2 इंटू एन का वैल्यू आया है हमारा 98। ये आ जाएगा 19.6 न्यूटन, है ना। इतना ही बल क्या होगा, जो गतिज घर्षण है वो उस पे लगेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा बल का मान, जो बाहरी बल है उसका मान अधिकतम जो सीमांत घर्षण लग सकता है उससे क्रॉस कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो वस्तु गति करने लगेगा। जैसे ही गति करी वैसे ही क्या हो जाएगा, उस पे कौन सा घर्षण काम करेगा, गतिज घर्षण काम करेगा। बस यही आपको कॉन्सेप्ट इतना समझना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि और आगे जो कॉन्सेप्ट है स्नेहन, ये सब क्या होता है, हम लोग कितने प्रकार के स्नेह की है जो यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।